नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के ऑनलाइन संगोष्ठी के अवसर पर आषाढ़ी पूर्णिमा के अवसर पर पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया तिरुपति ऑनलाइन व्याख्यान का कार्यक्रम कर रही है। आज दूसरा दिन है। कल हमारे वक्ता के रूप में प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह, कुलपति नवनानंदा महाव्यानानंदा ने केस दम्भो सनातनों पर अपना बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया। उस ज्ञान से जितने भी प्रतिभागी जो वे सभी लाभान्वित हुए हैं। उसी क्रम में ही आज हमारे बीच में पाली के प्रकांड विद्वान, पाली को आम जनमानस तक पहुंचाने वाले, सभी के चहेते डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी आज वक्ता के रूप में हम सभी को अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। इसके लिए सर्वप्रथम मैं पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया का सचिव होने के नाते आपको बहुत साधुवाद और आपके प्रति मंगल मैत्री करता हूँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम मेरे लिए विशेषतः यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज इस ऑनलाइन पटल पर यह व्याख्यान आयोजित हो रहा है। और सर्वप्रथम मैं त्रिरत्नों को नमन करके आज के इस पटल पर विराजमान पूज्य भंते नंद रत्न मास्तवीर जी को वंदन करता हूँ। इसी तरह से आचार्य प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और इस पटल पर हमारे मित्र डॉक्टर ज्ञानादित्य शाक्य जी है, उनको भी हम प्रणाम करते हैं, नमो बुद्धाय करते हैं। और इसी तरह से इस पटल पर जो विद्वान है, धम्मानुयायी बंधु है, उपासक उपासिकाएं हैं, उन सभी को सभी का स्वागत करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हम आज की चर्चा करेंगे, लेकिन हमने ये सोचा है कि इस चर्चा को हम थोड़ा पीपीटी के माध्यम से भी आपके सम्मुख रखेंगे, ताकि कुछ बातों को आपको दिखाया जा सके और इसको और भी स्पष्ट स्वरूप में हम ला सके। इसी दृष्टि से हम पीपीटी शेयर करते हैं आपसे। पाली का भविष्य, इस विषय पर हम चर्चा को केंद्रित रखेंगे। और यह विषय बहुत ही विस्तृत है और विविधतापूर्ण है, और 1 घंटे में या कुछ समय में इसको कह पाना कठिन है। फिर भी प्रयास करेंगे कि विषय को जो है वो हम पूरा कर सके। गुरु पूर्णिमा है कल। एक त्रिरत्नों की पर हम एक मंगलाचरण भी करना चाहते हैं, जो कि श्री गुरु रत्न त्रय स्तोत्र से लिया गया है।
गुरु प्रबुद्धो गुरु प्रधर्मो गुरु संघस तथैव च गुरुर्वज्रधरः श्रीमान् तस्मै श्री गुरवे नमः। त्रिरत्नों को वंदन करने के पश्चात हम चलते हैं सीधे अपने विषय पर, और हम पाली के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि पाली का यह नाम पड़ा निरुक्ति, इस पर एक निरुक्ति है कि पाली यह नाम क्यों है। तो पालेति रक्षति इति पाली, अर्थात जो भाषा बुद्ध वाणी को, बुद्ध वचनों को, त्रिपिटक को पालन करके रखी है, जिसने रक्षण करके रखा हुआ है, उस भाषा का नाम ही पाली भाषा है। इसी तरह से हम यह भी जानते हैं, अभी आचार्य प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी ने बताया भी है कि किसी जमाने में यह एक बोली का स्वरूप था इसका। उसी भाषा के माध्यम से लोग आपस में संवाद करते थे, उसी में लोग अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे से विचार विनिमय करते थे, कम्युनिकेशन करते थे। तो यह प्राचीन काल की एक लोक भाषा है और इसको सक निरुक्ति कहा गया है। त्रिपिटक में भी इसको सक निरुक्ति, सक का मतलब होता है स्वक, यानी अपनी स्वयं की निरुक्ति, यानी भगवान बुद्ध ने अपनी अपनी भाषा में भी संवाद करने का, धम्म को प्रचार प्रसार करने की छूट दी थी। तो एक प्रकार से सक निरुक्ति के रूप में भी पाली को देख सकते हैं। इसी तरह से यह चूंकि पाली में संगीतियों की परंपरा है और इसी कारण से इस भाषा में पाली ग्रंथों का जो साहित्य है, टेक्स्ट है, वो संगायित हुआ है, इसलिए इसको संगायन भाषा भी हम कह सकते हैं। और आज का जो चर्चा का विषय है पाली, तो वो पाली विषय प्रधानतः हम ऐसा समझते हैं कि यह किसी विश्वविद्यालय में या किसी डिपार्टमेंट में या किसी कॉलेज के डिपार्टमेंट में इसको पढ़ाई लिखाई का ये विषय है। कभी कभी हमारे मन में ये भी आता है कि ये तो बुद्ध विहारों में संगायन जो है इस भाषा में होता है, गाथाएं इसमें बोली जाती है। लेकिन जब हम इसको समग्रता से देखते हैं, शिव जी जो है, आप साइलेंट कर लीजिए शिवा, तो हम देखते हैं कि यह न केवल अकादमिक स्तर का विषय है, बल्कि यह मोनेस्टिक विषय भी है। इसी प्रकार से सोशल स्तर पर भी इसकी अपनी महत्ता है। तो हम देखते हैं कि एकेडमिक पाली, मोनेस्टिक पाली और सोशल पाली, ये तीनों रूपों में पाली को हम यदि देखेंगे तो इसका एक समग्रता का स्वरूप बनता है। इसको विश्वविद्यालयों में पढ़ाया लिखाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। इसी तरह से विहारों में इस संगायन होता है, चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, संगोष्ठियां होती है, यह भी सत्य है। और यह भी सत्य है कि पाली भाषा समाज से गहन रूप से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि हम देखते हैं कि पाली के जो सूत्र है वो बौद्ध परिवारों में इसका संगायन होता है और हमारे जो संस्कार है उनमें पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण जब कभी हमारे परिवारों में कोई संस्कार होते हैं, चाहे गब्ब मंगल संस्कार हो, जन्म संस्कार हो या विद्यारंभ संस्कार हो, इसी तरह से विवाह संस्कार हो या जो भी इस तरह के संस्कार हमारे परिवारों में होते हैं, वहाँ हम पाली भाषा के माध्यम से ही, गाथाओं में, सूत्रों में ही अपने संस्कारों को पूर्ण करते हैं। तो यह गहन रूप से समाज से जुड़ा हुआ विषय भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अकादमिक तौर पर, विहारीय स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, तीनों स्तर पर पाली हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। और इसी कारण धम्मपद की अपमाद वग्ग की ये गाथा हमको हमेशा प्रेरित करती है
कि हमें पाली के प्रचार प्रसार के लिए, उसके विकास के लिए काम करना चाहिए। क्या कहती है गाथा? ते झाइनो सात तिका निच्चंग दढ़ परक्कमा भूसंति धीरा निब्बानं योगक्षेमं अनुत्तरं। यानी सतत रूप से ध्यान का अभ्यास करने वाले नित्य दृढ़ पराक्रमी वीर पुरुष परम पद योगक्षेम निब्बान का लाभ करते हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे तो यदि हम सतत रूप से सद्धम्म की सेवा करेंगे, पाली की सेवा करेंगे, और निश्चित रूप से सतत रूप से किया गया, दृढ़ता पूर्वक किया गया यह कार्य एक दिन साफल्य की सीढ़ी तक लेकर जाएगा। इसी तरह से एक अन्य गाथा को भी हम देखते हैं। उत्थानेन पमादेन संयमेन दमेन च दीपं इराथ मेधावी यंग ओघो नाभिकीरति। यानी मेधावी पुरुष उद्योग, अप्रमाद, संयम और दम यानी इंद्रिय दमन द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बनाए जिसे बाढ़ नहीं डुबा सके। किसी भी प्रकार का जो पानी आएगा, बारिश होगी तो वो डुबा न सके। ऐसा कोई द्वीप बनाना चाहिए। जैसे महासमुद्र में बहुत पानी है, तो ऐसे अवस्था में क्या कर सकते हैं? तो हम देखते हैं कि मेरी दृष्टि से पाली को मैं इसी रूप में देखता हूँ, एक द्वीप के रूप में देखता हूँ। इस पाली नामक द्वीप को, पाली रूपी द्वीप को हमें तैयार करना चाहिए, जो कि हमारे लिए भवसागर को या इस लोक में भी बहुत आसानी से जीवन यापन करने के लिए ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। इसी तरह से उत्तिष्ठे न पमज्जेय, ये जो पाली का वचन है, ये हमें प्रेरित करता है कि हमें पाली भाषा के सद्धम्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है हमेशा कार्य करना चाहिए। आज मैं पाली के विकास की संभावनाओं पर कुछ चर्चा आपके सम्मुख रखूंगा, और इसमें हम निश्चित रूप से जानते हैं कि पाली के विकास की संभावनाएं है, तो उसमें बहुत सारी अड़चनें भी है, और यदि हम इन अड़चनों को दूर कर लेंगे तो निश्चित रूप से पाली का भविष्य समुज्वल है। और नहीं तो हम उसको किस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि आज की स्थिति तो बहुत ही विकट स्थिति है। आज हम पाली पर विचार करते हैं तो हर तरफ देखते हैं कि उतनी सुविधा, उतना सौविध्य बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। तो इसलिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, दृढ़ता पूर्वक लगना पड़ेगा, और समाज को भी इसके लिए काम करना पड़ेगा। जो संस्थाएं हैं उनको भी काम करना पड़ेगा, और जो विहार है उनको भी काम करना पड़ेगा। जब हम एकेडमिक तौर पर, मोनिस्टिक तौर पर और सोशल लेवल पर, तीनों लेवल पर जब हम काम करेंगे तभी यह पाली भाषा बढ़ सकती है। तो पाली के विकास की संभावनाओं पर चर्चा करते तो सर्वप्रथम हम इसको भाषा के रूप में ही सामने रखकर हम जो है विचार करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सभी सामाजिक प्राणी हैं और सभी अपनी बात शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा करते हैं। तो वाणी का जब प्रयोग किया जाता है तो भाषा उसमें एक माध्यम होता ही होता है। और हम जानते हैं कि हमारी चाहे जो भी भाषा हो, उस भाषा के जितने ज्यादा बोलने वाले होंगे, उस भाषा का विकास उतने ही स्तर पर तेजी से होता है। पाली के साथ भी यही बात है कि पाली भाषा में यदि संलाप करने वाले, संभाषण करने वाले जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे, निश्चित रूप से पाली का विकास उसी स्तर से तेजी से हो सकता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि पाली को एक संभाषण की भाषा, कम्युनिकेशन की भाषा, संलाप की भाषा बनाया जाए। और हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, संस्थाएं हैं, वहां पर भी ऐसी कार्यशालाएं, संगोष्ठी ऐसे आयोजन किए जाए जो कि संभाषण को, कम्युनिकेशन को प्रोत्साहित करते हो। हमें यह भी
प्रयास करना चाहिए, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, चाहे मोनेस्टिक लेवल पे हो, चाहे विहारी स्तर पर हो, तो शिक्षण प्रशिक्षण का सब जगह व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे भंते जी हो, वे भी पाली सीखे और सामाजिक लोगों को पाली सिखाए। जैसे श्रीलंका में आप जानते हैं कि गुणानंद महास्थविर हुए और सुमंगल महास्थविर हुए, उन्होंने इसी तरह से काम किया था आज के 100 साल पहले। तो आज श्रीलंका की कितनी सुंदर स्थिति है, वहां पर पाली और सद्धम्म कितना अच्छी अवस्था में है। तो वो उन महान भिक्षुओं के प्रयत्नों का प्रतिफल है। इसी तरह से पाली के प्रचार प्रसार के लिए भी हमें काम करना चाहिए। तो पहला काम ये होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि पाली भाषा में हम बात कर सके। अम्हे सभ्येपि पाली भाषायं एव संभाषणं संलापं कातुं सक्किस्साम सक्कोम तथा वायामं अम्हे ही कातव्यं सभ्ये तथा वायामं कुर्वन्तु भाषणं कुर्वन्तु पाली भाषायं यदा भवन्तो सभ्येपि पालीयं भाषणं करिष्यन्ति तदा अस्सा भाषाय विकासो भविष्यति संवर्धनं भविष्यति नो चे पाली भाषाय विकासो कथं भविष्यति यदि भवन्तो सभ्येपि भाषणं न करिष्यन्ति अतो अम्हे हि वायामो कातव्यो सभ्ये प्रतिदिनं किंचि किंचि कालं वा किंचि समयं वा पाली भाषायं एव भाषणं करेयुं तथा सभ्ये वायामं कुर्वन्तु। तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि श्रीलंका में, थाईलैंड में, बर्मा में और अन्य अन्य देशों में जो मोनेस्ट्रीज है, विहार है, वहां भंते जी पाली भाषा में ही बातचीत करते हैं। एक ऑनलाइन हमने एक संगोष्ठी रखी थी और उस संगोष्ठी में भंते जी ने पूरा का पूरा जो है भाषण पाली भाषा में दिया था। तो इस तरह से पाली की बहुत सुदृढ़ स्थिति भी है मोनेस्ट्रीज में, तो वो उससे हमें सीखना चाहिए। तो पहला काम हमारा सबसे जो प्रधान काम है, यदि हम चाहते हैं कि पाली का भविष्य समुज्वल हो, पाली का विकास हो, संवर्धन हो, तो सबसे पहला काम कि हमें पाली में संभाषण करने का प्रयास आरंभ करना चाहिए। पाली जैसे जैसे संभाषण की भाषा बनेगी तो उसी से ये विकास होने लगेगा इस भाषा का। क्योंकि जब हम संभाषण करते हैं, बातचीत करते हैं उस भाषा में, तो हमारे पास बहुत बड़ी शब्दावली आ जाती है और उस शब्दावली की मदद से हम साहित्य सर्जन भी कर सकते हैं। तो साहित्य सर्जन भी एक महत्वपूर्ण विषय होता है किसी भाषा के विकास के लिए। यदि उस भाषा में समसामयिक रचनाएं रची जाती है, नए नए काव्य रचे जाते हैं, उसमें कथाएं रची जाती है, शास्त्रीय साहित्य रचा जाता है और विविध विधाओं पर विभिन्न प्रकार का साहित्य जब रचा जाने लगता है, तो हम देखते हैं कि उस भाषा का विकास होता है। आधुनिक काल में हम देखते हैं कि पाली भाषा में बहुत सारा साहित्य रचा गया और यदि इस परंपरा को यदि प्रश्रय दिया जाएगा तो हम मानते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं इस समय भी, और बहुत सारे नवोदित प्रतिभाएं अभी सामने आ रही है जो कि पाली भाषा में लेखन कर्म भी बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। बस इसमें प्रमोशन की आवश्यकता है। तो साहित्य सर्जन भी बहुत जरूरी है। किसी भी भाषा में जितना ज्यादा लेखन होगा वो भाषा उसी तरह से विकसित होती जाएगी। तीसरी बात है कि उस भाषा का संस्कारों में जो है उपयोग होता है तो उस भाषा का विकास होता है। पाली भाषा आज हमारे संस्कारों की भाषा है और हमारे परिवारों में जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं उसमें पाली का प्रयोग परित्य इत्यादि के लिए किया जाता है। ये तो एकदम शुद्ध सत्य है। तो निश्चित रूप से हमारे संस्कारों की भाषा होने के कारण घर घर में पाली भाषा का प्रयोग हम करते हैं। घरों घरों में, विहारों में, विपස්සना केंद्रों में, तो जगह जगह पर पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है संस्कारों की दृष्टि से और संगायन इत्यादि की दृष्टि से। इसी तरह से
व्याकरणिक परंपरा के सातत्य की यदि हम बात करें तो पाली व्याकरण की जो परंपरा है ये एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है। इसमें तीन बड़े बड़े जो है संप्रदाय, कच्चायन, मोगलान और सद्दनीति नाम के जो है इसमें संप्रदाय है, जिसके अंतर्गत अनेकानेक टीकाएं, व्याख्याएं इत्यादि वृत्तियां इत्यादि जो है रची गई है। तो हम देखते हैं कि ये एक पूरा का पूरा जो है पाली भाषा में व्याकरण का एक पूरा संसार है इसमें, लेकिन आवश्यकता है कि उस पर हम काम करें। और यह पाली भाषा इसलिए भी हम इसको मानते कि सुदृढ़ है और इसकी परंपरा जो है आगे बढ़ेगी ही, क्योंकि यह इस भाषा को जो है अनुशासित करके रखा हुआ है और शुद्ध अशुद्ध शब्दों का या नए शब्दों का सर्जन करना है। उस दृष्टि से बहुत ही समुन्नत भाषा होने के कारण भी पाली भाषा का भविष्य उज्जवल है। मैं पूज्य भंते जी से निवेदन करूंगा कि मुझे अतिरिक्त समय दीजिएगा भंते जी, क्योंकि ये पीपीटी मैंने बनाया और इसमें काफी कुछ विषय मुझे रखना है। जी जी जी, समय 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 है, आपको ही है, समय की कमी नहीं है। जी सर। दूसरी बात है कि भारतीय भाषाओं के साथ अंतः संवाद की जो बात हम देखते हैं, तो अक्सर जब भी हम पाली पढ़ते पढ़ाते हैं और उस समय देखते हैं कि कई भाषा को बोलने वाले लोग वहां रहते हैं। तो कुछ लोग हिंदी वाले रहते हैं, कुछ मराठी, कुछ भोजपुरी या अन्य अन्य भाषाओं से, हरियाणा के लोग, गुजरात के लोग, बिहार से। तो जब हम चर्चा करते हैं पाली के शब्दों की, तो वो बता गया कि सर ये तो शब्द हमारी भाषा में भी एकदम इस तरह से ही मिलता है। कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जिन शब्दों को थोड़ा सा परिवर्तित करके हम प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी का शब्द हमारी एक अध्येता है, अभी नया एडमिशन लिया है, संध्या नाम की। तो कल हम पढ़ा रहे थे कि सा बालिका, सा रेखा, सा संघप्पिया, और उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया संध्या, तो सा संझा। तो एक संझा शब्द भी जो देखते हैं ना कि ये तो लोक भाषा का शब्द है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, बोलियां है, उसके 60, 70, 80% जो शब्दावली है वो सीधे सीधे या थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद जो है पाली भाषा से संबद्ध होती है। तो इनका एक अंतः संवाद पाली के साथ में भारतीय भाषाओं का चलता है। और हमने पाली शिक्षण प्रशिक्षण की जहाँ बात की है, तो चाहे वो समाज के लिए लेवल पर हो, चाहे विहारों के स्तर पर हो, चाहे विश्वविद्यालयों के स्तर पर हो। इस तरह से अभी देख रहे हैं ना कि भाषाओं के भी विश्वविद्यालय अभी विकसित हो रहे हैं। और भारत सरकार ने जब से पाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, तो अब ये शिक्षण प्रशिक्षण की एक नई पद्धति हम लोगों को विकसित करना होगा। हम कुछ आपको दिखा रहे हैं कि हमने पहले काफी बार पाली शिक्षण प्रशिक्षण के आयोजन 10 दिन के 15 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने जगह जगह पर किए, विशेषतः महाराष्ट्र में। उसके कुछ चित्र आपसे हम शेयर करते हैं। ये नागपुर का 15 दिन का प्रशिक्षण का है, 2015 का। फिर 2017 में चंद्रपुर की दीक्षा भूमि में 10 दिन का कार्यक्रम हुआ था पाली प्रशिक्षण का। इसी तरह से बल्लासा में विपස්සना केंद्र में ये एक प्रशिक्षण शिविर हुआ था। आप देख सकते लोग कितने प्रसन्न है, इतनी गर्मी थी फिर भी बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ था। यहाँ ये बालाघाट में प्रशिक्षण हुआ था। ये दिखाने का आशय ये है कि इस तरह से कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि भाई विश्वविद्यालय में बैठकर ही पाली सिखाई जा सकती, कहीं भी सिखा सकते हैं, किसी भी तरह से सिखा सकते हैं, ऑफलाइन सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र है, चाहे ऑनलाइन, जैसे कोरोना काल में ऑनलाइन पद्धति से पाली के प्रशिक्षण हुए थे समय समय पर, तो जो है ये बहुत विस्तार हुआ है। इसी तरह से हम पाली के ग्रंथों की बात करते हैं, तो पाली साहित्य, पाली सीखने सिखाने के लिए हमारे पास बहुत ही सीमित संसाधन थे। लेकिन अब इस समय हम देखते हैं कि बहुत सारे नए ग्रंथ पाली सीखने सिखाने के लिए रचे गए हैं। आपके सामने चित्र है, ये पाली चित्तपद मालिका, पाली वाक्यावली या पदमंजरी, पाली वर्णमाला,
है ना। इस तरह से वोहार पाली शब्दावली, पाली सल्लाप शिक्षिका, ये सभी इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें रची गई है। और एक जो महत्वपूर्ण काम मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि पाली में एक सचित्र पाठ्यक्रम हमने तैयार किया। हालांकि इसको अभी मतलब अंतिम स्वरूप में, फाइनल रूप में ये नहीं है सामने, फिर भी मैं आपको इसे दिखाना जरूर चाहूंगा कि किस तरह से हम जो है पाली को सीखने सिखाने के लिए नए नए ढंग से काम कर सकते हैं, नई नई रीति से हम काम कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक किताब है पाली सुबोधिनी, ये पुस्तक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छा काम हुआ है ये, इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, इसमें हमने पाली भाषा को सिखाने के लिए सचित्र जो है पुस्तक बनाए, और कम से कम 800 पेज का जो है मटेरियल सारा बना है। तो यहाँ सामने आप देख सकते हैं 3 भाषाओं में और 2 लिपियों में यह पाठ्यक्रम है। यानी कोई भी भारतीय व्यक्ति भी या विदेशी लोग भी इसमें सीख सकते हैं। तो ये सचित्र है। यहाँ आप देख सकते हैं भंते जी है, और भंते जी कह रहे हैं कि 100 बालकों, यानी दूर है तो 100 बालकों, और ऊपर यहाँ लिखा भी है 100 बालकों, और यहाँ रोमन में भी लिखा है, नीचे हिंदी में लिखा है और अंग्रेजी में भी लिखा है। तो पाली भाषा में, हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में, इसी तरह से देवनागरी लिपि में, और साथ ही रोमन लिपि में, रोमन स्क्रिप्ट में भी है। 100 अध्यापकों, 100 बालकों, ऊपर कहा गया था दूर है तो, यानी वह बालक, और पास में है तो 100 अध्यापकों। इसी तरह से आप देख सकते हैं आगे कि 100 बुद्धो 100 आनंदो, दूर है तो 100 बुद्धो, पास में है तो 100 आनंदो। इसी तरह से 100 भूपालो, दूर है तो और पास में है तो 100 याचको, उसका अनुवाद भी दिया हुआ है। ऐसे ही 100 जनको 100 पुत्तो। तो ये पाठ्य सामग्री जो है बहुत ही सुंदर और जो है उससे बनाई गई है, सुंदर चित्रावली के साथ में, और बहुत सारे जो है शब्दों के यहाँ पर पर्याय भी दिए गए हैं पाली में, हिंदी में और अंग्रेजी में। और उसके बाद फिर अभ्यास भी दिया गया है, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि दूर है तो 100 नरो और पास में है तो 100 नरो, दूर है तो 100 सीहो और पास में है तो 100 सीहो। तो इस तरह से जो है ये है। और एक आपको हम दिखाते हैं दूसरा पाठ, जो कि स्त्रीलिंग शब्दों का है। ये शब्द, ये तो पुल्लिंग शब्दों का था, एक स्त्रीलिंग शब्दों का भी पाठ हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो पाठ है यहाँ देखिए, वह सा बालिका, ऊपर कहा गया है कि सा बालिका, यानी वह बालिका है। इसी तरह से ऐसा माता, यह माता है, पास में है तो ऐसा माता। इसी तरह से सा साधिका, ऐसा उपासिका, सा कीड़का, ऐसा गायिका, सा वेज्झा, ऐसा उपचारिका, सा वाचिका, ऐसा लेखिका। ऐसा करके ये जो है चित्रों के द्वारा पूरी सामग्री बनी है, और उसी तरह से इसमें भी शब्द दिए हैं काफी सारे। तो आप अपने स्वयं से भी बहुत सारे नए नए वाक्यों का निर्माण इसमें कर सकते हैं। इसी तरह से नपुंसक लिंग में भी यह सामग्री जो है उपलब्ध है। तो यह कुछ आपको हम दिखाना चाह रहे थे। अब हम चलते कि कुछ चित्रावली कुछ जो है ये है। और एक जो महत्वपूर्ण बात के ऊपर हमें चर्चा करना है, वो ये बात है जो हम अभी चर्चा कर ही रहे थे, कि पाली का संबंध
समस्त भारतीय भाषाओं से है। तो इसलिए ये आज की आवश्यकता है और नितांत इसकी कमी है, और इसको समाज को भी इस पर विचार करना होगा। विश्वविद्यालयों को, संस्थाओं को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी इस पे विचार करना होगा, और जो मोनेस्ट्रीज है उनको भी विचार करना पड़ेगा। वो ये है कि पाली में जो है शब्दकोशों की नितांत न्यूनता है, कमी है। पाली से हिंदी में एक शब्दकोश है, एक दो इस तरह के शब्दकोश है, लेकिन हिंदी से पाली यानी उल्टा ऐसा करके, पाली से हिंदी में तो है। अब हम चाहते कि हिंदी से पाली, कि हिंदी में कोई शब्द हमको है तो हम चाहते हैं कि इसका पाली क्या होगा। तो इस तरह के शब्दकोशों का निर्माण होना चाहिए कि पाली, हिंदी से पाली, मराठी से पाली, पंजाबी से पाली, बंगाली से पाली, अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं उनसे पाली भाषा में शब्दकोशों का निर्माण होना चाहिए। गुजराती से पाली शब्दकोश बने, मगही से पाली शब्दकोश, मैथिली से, भोजपुरी से, बांग्ला से, तेलुगु से, कन्नड़ से। तो ये तमाम जो भाषाएं हैं उनसे पाली में यदि शब्दकोश बनेंगे तो पूरा जो उस भाषा को बोलने वाला जो समाज है, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या न हो, लेकिन वो भाषा की दृष्टि से, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से वो सीधे सीधे पाली भाषा से जुड़ जाएंगे। तो ये भाषाओं के शब्दकोशों का निर्माण होना आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, और इस पे बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कैसे, किस पद्धति से, किस मार्ग से ये काम होगा। ये तो हम सभी को मिलकर ही विचार करना पड़ेगा, उसके लिए कोई एक शॉर्टकट कुछ है नहीं। लेकिन आजकल जैसे ग्रोक और ये जो नए AI टूल्स आ रहे हैं, तो ऐसे में ये बहुत दूर की बात नहीं लगती। इस तरह के बहुभाषिक पाली के साथ बहुभाषिक शब्दकोशों का निर्माण किया जा सकता है। ये निश्चित है, मतलब ये काम हो सकता है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। इसी तरह से पाली का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोश है अभिधानप्प दीपिका। अभिधानप्प दीपिका के बारे में हम देखते हैं। सुभाष जी, आप इसको म्यूट कर लीजिए प्लीज। अभिधानप्प दीपिका के जो संस्करण है वो उपलब्ध नहीं है। विशेषतः यदि हम विचार करें तो विद्यार्थियों के अनुकूल कोई संस्करण हमारे सामने अभी दिखाई नहीं देता। तो ये प्रयास करना चाहिए कि अभिधानप्प दीपिका, विद्वत समाज को इस पर काम करना चाहिए ग्रंथ पर, कि अमरकोश के अलग अलग कई प्रकार के संस्करण हैं और ये अमरकोश के स्टाइल का ही ग्रंथ है। तो अभिधानप्प दीपिका की व्याख्याएं सरल और मतलब सरल सहज व्याख्या यदि हम करते, अनुवाद करके पब्लिश करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जो छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी है वो अभिधानप्प दीपिका की गाथाएं याद करके एक अच्छा अपना शब्दकोश तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से यह सब शब्दकोश संभाषण की दृष्टि से, नया साहित्य सर्जन की बहुत सारी दृष्टि से उपयोगी होगा। इसलिए अभिधानप्प दीपिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसको स्टडीज की दृष्टि से बहुत ऊपर रखकर चलने की आवश्यकता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि पाली में बहुत सारे टूल्स होने चाहिए, वो टूल्स की बहुत ही कमी है। यदि हम संस्कृत परंपरा में देखते हैं तो संस्कृत में बहुत तरह तरह के कोशों का निर्माण किया गया है। तो एक बृहद धातु कुसुमाकरः, एक बृहद धातु कुसुमाकरः नाम का एक ग्रंथ है। तो जब कभी हमको ऐसा संशय होता है कि अमुक धातु है, इसका लोट लकार में या कोई प्रत्यय लगाकर किस तरह का रूप बन सकता है, तो हम उस कोश को पलटकर देख सकते हैं। पाली में ये सुविधा हमारे पास बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। तो पाली क्रियापद अच्छे पाली क्रियापद कोश का निर्माण होना चाहिए। कोशों का कई तरह के उसमें संस्करण हो सकते हैं, या पाली क्रियापद कोश कई संस्करण भी हो सकते हैं। तो उनके लिए भी हमें विद्वत समाज को प्रयास करने की आवश्यकता है। ऐसे ही पाली के संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है, या उसके
विशेषण है या भिन्न भिन्न जो शब्द है पाली की शब्दावली है, तो उसके भी कोर्स बनना चाहिए या इसके भी टूल्स बनना चाहिए। कॉम्पिटिशनल टूल्स भी बन सकते हैं जो कि पाली को सीखने के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो इस दृष्टि से हमें काम करने की आवश्यकता है कि बड़े बहुत ही जो है बड़े पाली महाधातु कोश की या पाली महाशब्द सागर की हमें रचना करने की आवश्यकता है, जिसका कि भविष्य में बहुत ही अच्छा उपयोग हो सकता है। अभी साहित्य सर्जना की हम बात कर रहे थे शुरू में, तो पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम किया जा रहा है, पाली पटिपदा नाम के ग्रंथ का प्रकाशन। यद्यपि इसका जो गति है वो कुछ प्रशासनिक और भिन्न भिन्न अड़चनों के कारण उत्तर से नहीं हो पा रही, लेकिन पाली पटिपदा नाम की एक ऐसी पत्रिका की जो कि पाली भाषा को ही समर्पित है और पूरे उसमें चाहे कोई आलेख हो, कोई काव्य है, कोई कथा है या जो भी कुछ साहित्य है वो पाली भाषा में ही रचा जा रहा है। एक और बात बता रहे हैं कि एक पाली पक्षोत्सव के अंतर्गत एक पाली कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो इसमें सारी रचनाएं पाली भाषा में ही जो है प्रस्तुत की गई थी। पाली में ही पूरा 1.5 घंटा 2 घंटे तक कवि सम्मेलन ऑनलाइन पद्धति से चला था और वो पाली दर्शन यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध भी है। तो इस तरह की परंपराओं को विकसित करना चाहिए कि लोग नई रचनाएं करें और इसके लिए किस तरह से जो है सरकारी स्तर पर, सांस्थानिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर, विहार के स्तर पर किस तरह से पत्रकारिता को, पाली पत्रकारिता को प्रश्रय मिल सकता है, संवर्धन मिल सकता है, इसका विकास किया जा सकता है, इस पर हमें गहनता से जो है विचार करना चाहिए। एक नया शब्द अब बहुत सारे लोग निरंतरता पूर्वक सुनते रहते हैं अक्सर, क्योंकि अब ये जो है हमारी पढ़ाई लिखाई का एक अभिन्न अंग बन गया है। वो शब्द है IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस विषय को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। विशेषता हम देख रहे हैं आज संस्कृत विद्या के क्षेत्र में, संस्कृत शास्त्र के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। पाली में भी बहुत सारी जो है ज्ञान राशि, ज्ञान संपदा भरी हुई है, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। और हम तो ये समझते हैं कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, क्योंकि भाषा में ज्ञान तो होना स्वाभाविक ही बात है, भाषा है तो वो साहित्य है, साहित्य है तो ज्ञान का कोई ना कोई क्षेत्र उसमें विद्यमान है, चाहे वो हिंदी भाषा हो, मराठी भाषा हो, उड़िया भाषा हो, तेलुगु भाषा हो, कोई भी भाषा हो, वो स्वाभाविक बात है कि वो ज्ञान परंपरा से वो परिपूर्ण होती है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से पाली भाषा पर भी विचार किया जाना चाहिए। आपको सामने एक भेषज मंजूषा नाम का ग्रंथ दिखाई दे रहा है। भेषज यानी भैषज मंजूषा, यानी ये मेडिकल साइंस का ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में उपलब्ध है। इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा भारतीय ज्ञान परंपरा पाली में विद्यमान है इस बात के लिए। प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार जी जो कि पाली के बौद्ध विद्या के महनीय आचार्य है, उन्होंने इस भेषज मंजूषा नामक ग्रंथ को संपादित किया है। तो पाली में जो है वो पूरी की पूरी ज्ञान परंपरा है। चाहे हम त्रिपिटक साहित्य की बात करें, त्रिपिटकेतर साहित्य की बात करें या वंश साहित्य की बात करें, तो हम देखते हैं कि इस पूरे त्रिपिटक साहित्य में इतिहास भरा पड़ा है, संस्कृति के तत्व विद्यमान है, तात्कालिक परंपराएं इसमें हमको देखने के लिए मिलती है। उस समय किस तरह के आचार विचार होते थे, किस तरह का समाज में बोलचाल होती थी, किस तरह का पहनावा होता था, कैसे खान पान होता था, कैसे शिक्षा दीक्षा होती थी, ये सारी जो बातें हैं वो प्राथमिक स्रोत के रूप में पाली साहित्य में उपलब्ध है। तो यह भारतीय ज्ञान परंपरा का एक प्राथमिक स्रोत है और महनीय ये पूरी की पूरी पाली परंपरा है।
तो इस दिशा में हमको काम करने की आवश्यकता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर ज्ञानादित्य शाक्य जी ने और डॉक्टर उज्जवल कुमार जी ने पाली के बहुत सारे काव्यों को संपादित किया, अनुवाद किया, उनको प्रकाशित किया है। नीति के ग्रंथ हो या काव्य के अन्य अन्य पक्षों को लेकर काम किया गया है। तो उन काव्यों का अवगाहन करना चाहिए। और हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे पाली के ऐसे काव्य हैं जो अब तक पब्लिश ही नहीं हो पाए, विशेषतः देवनागरी स्क्रिप्ट में, नागरी लिपि में अब तक उनका प्रकाशन नहीं हुआ है। हो सकता है वो पांडुलिपियों के रूप में उपलब्ध हो या सिहली लिपि में, बर्मी, खमेर, थाई इत्यादि किसी लिपि में हो। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि यह साहित्य प्रकाशित हो। काव्य शास्त्र की दृष्टि से भी हमें बहुत सारा साहित्य प्राप्त होता है। अलंकार शास्त्र की दृष्टि से, नीति शास्त्र की, नीति काव्य की दृष्टि से तो सचमुच एक बड़ा, बहुत ही किसी ने प्रेजेंट किया है, हम निवेदन करेंगे कि आप अपना, ठीक है, प्रेजेंटेशन हटा दिया आपने, धन्यवाद। तो नीति काव्य की दृष्टि से तो सचमुच पाली साहित्य बहुत ही समृद्ध है। और एक महत्वपूर्ण चर्चा जो है अब देखने को मिलती है, और हमने सुना है पिछले दिनों कि महाकश्यप चरितन नाम का एक बहुत ही सुंदर काव्य, जो कि स्थविर महाकश्यप जो भगवान बुद्ध के अग्र श्रावक थे, उनके जीवन पर, उनके चरित्र पर उपलब्ध होता है। इसे महाकाव्य कहा गया है, महाकाव्य है। तो पाली में भी एक महाकाव्य है। यदि पाली भाषा में एक महाकाव्य उपलब्ध होता है, इसका मतलब है कि पाली महाकाव्य पाली परंपरा है। और यदि महाकाव्य है तो निश्चित रूप से काव्य शास्त्र भी इसमें नए ढंग से विचार करने होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि महाकाव्य पाली में उपलब्ध है तो काव्य शास्त्र की दृष्टि से, छंद शास्त्र की दृष्टि से, अलंकार शास्त्र की दृष्टि से इस पर फिर पुनर्विचार होगा। अलंकार की दृष्टि से तो यह एक बहुत ही महनीय बात है, जरूरी बात है। हम लोगों को इस पे काम करना चाहिए। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि समाज को, शैक्षणिक संस्थाओं को और विहारों को काम करना चाहिए। इसके पीछे एक लॉजिक है, हम देखते हैं, और मैं उससे बहुत प्रेरित भी रहा। इस संस्कृत की परंपरा में हमने देखा कि जब बहुत सारे आचार्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, यदि नहीं भी पढ़ाते तब भी उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की है, बहुत सारे ग्रंथों का संपादन किया है, पांडुलिपियों का संपादन वे करते रहते। तो अब जो है समाज भी संस्कृत के प्रमोशन के लिए काम कर रहा है, आचार्य लोग भी कर रहे हैं, और मठ मंदिरों में जो लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा समाज काम करता है। अब प्रेरणा लेना चाहिए कि पाली की परंपरा को भी हम इसी तरह से योगदान देंगे, चाहे यूनिवर्सिटीज के आचार्य हो या डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो है, या फिर भिक्षुगण है, या फिर सामाजिक लोग हैं, किसी तरह से जिसका जिस तरह से भी योगदान बनता है, उन्हें इस दिशा में काम करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आधुनिक पाली साहित्य में भी बहुत सारी रचनाएं मिलती है। उन रचनाओं के प्रकाशन की व्यवस्था हमें करना चाहिए। और विशेषतः जो पांडुलिपियां है, पांडुलिपियों को हमारे शिक्षण का एक अंश हमें बनाना चाहिए, खास करके पाली अध्ययन के क्षेत्र में। यदि पांडुलिपि संपादन को हम अपने कोर्स का अंग बनाएंगे तो जो विदेशों में, एशियाई देशों में पांडुलिपियां उपलब्ध होती, उनको प्राप्त करके हम उन्हें संपादित करके देवनागरी लिपि में पब्लिश कर सकते हैं। इस तरह से ज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो सकता है। मैं अपने जो जितने भी अध्यापक, प्राध्यापक बंधु हैं, हमारे पूज्य आचार्य हैं विश्वविद्यालयों में, जो भी सुन रहे हैं, उनसे मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि पांडुलिपियों के ऊपर काम करने की महती आवश्यकता है। और एक शिक्षक को, एक प्राध्यापक को न केवल पढ़ने पढ़ाने का ही काम नहीं है, उनको ज्ञान का विस्तार करने का, ज्ञान के नए आयाम उद्घाटित करना भी उनका काम है। तभी ये पाली की परंपरा
प्रोत्साहित हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, संवर्धित हो सकती है। यदि हम इसके भविष्य की चर्चा करें तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि प्राध्यापकों को अनुसंधान की दृष्टि को और भी विकसित करना होगा और बढ़ाना पड़ेगा। कैसे पाली में नए आयाम जुड़ सकते हैं, उन पर भी विचार करना चाहिए। ऐसे ही सर्जनात्मक लेखन पर भी पाठ्यक्रमों की शुरुआत होना चाहिए। और अनुवाद की परंपरा को यदि हम देखते हैं, अनुवाद अध्ययन को देखते हैं, तो पाली और बौद्ध धर्म में अनुवाद की परंपरा बहुत ही प्राचीन काल से है और उसके ऊपर भी जो है पूरा का पूरा व्याख्यान किया जा सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं, क्योंकि समय कम है और बहुत सारी बातें कहना है, तो ये संभव नहीं कि एक एक विषय को पूरा विस्तार से बताया जा सके। केवल आपको संकेत करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम एक यहाँ पुस्तक आप देख सकते हैं, बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स, बौद्ध अर्थशास्त्र। एक E.F. सुमाकर नाम के एक स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने बौद्ध अर्थशास्त्र के ऊपर बहुत सारा काम किया। और अब हम देखते हैं इंटरनेट पे जाकर तो कि बौद्ध अर्थशास्त्र पर, बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं। तो हमें भी इकोनॉमिक्स और पाली के साथ में मिलाकर अंतः अनुशासनिक अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहिए। इतिहास, दर्शन और संस्कृति तो पाली के में है ही है। इसी तरह से समाज शास्त्र की दृष्टि से हो या नृवंश विज्ञान की दृष्टि से हो, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हो या मैनेजमेंट की दृष्टि से हो, तो कई दृष्टियों से हम पाली का अवगाहन कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और जातकों में मैनेजमेंट नाम की एक बहुत सुंदर पुस्तक भी आपकी नजरों से अवश्य गुजरी होगी। तो इस तरह से बहुत सारी संभावनाएं पाली भाषा में है। एक क्षेत्र है जिस पे काम करने की बहुत आवश्यकता है, वो है पाली कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। और ये एक वेबसाइट हमने बनाया था, उसमें कुछ टूल्स भी बनाए गए और ये केवल एक दृष्टांत के रूप में है। इस पे एक बहुत ही गहन और विस्तृत काम किया जा सकता है। सैकड़ों टूल्स हम पाली के अध्ययन के लिए, पाली के विकास के लिए तैयार कर सकते हैं। और विशेषतः आज की आवश्यकता यह है कि मशीन ट्रांसलेशन इस तरह से पाली में हो सकता है, उस दृष्टि से भी हमें काम करना चाहिए। आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि हमने एक ऐसा टूल बनाया था जिसमें आप हजारों शब्दों की विभक्तियों को देख सकते हैं। ऐसा ये learnpali.in पर जो है वो टूल बनाया गया था। ऐसे ही एक पाली मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर बनाया गया था कि आप त्रिपिटक का कोई भाग उसमें देंगे तो वो पूरा एक एक शब्द को अलग करके एनालाइज करके बता सकता है कि इसमें कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा विभक्ति है, इसका मूल शब्द क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो ये इस तरह के टूल्स निर्माण की बहुत आवश्यकता है। और इस तरह के काम यदि हम करते हैं, जैसे धम्मपद पर ही देखते तो धम्मपद को भी यदि हम उसको एक सरलीकृत स्वरूप में लाना चाहते हैं तो उस दृष्टि से भी हमें काम करना चाहिए। धम्मपद पे थोड़ा सा काम हमने किया था और अन्य ग्रंथों पर भी इसी तरह से काम करने की आवश्यकता है। जो अरुण जी, आप इसको म्यूट कीजिए। मैं आपका ध्यान थोड़ा खींचना चाहता हूँ विहारीय शिक्षण तंत्र की ओर, मोनेस्टिक लर्निंग सिस्टम की तरफ लाना चाहता हूँ। वो इसलिए कि अभी पिछले दिनों हम बोध गया गए थे, करीब 6-7 महीने पहले, और वहाँ एक बुद्ध विहार में जो है रुकना हुआ। तो चर्चा के दौरान ये पता चला कि उस विहार में 60-70 ब्राह्मण भंते जी शिक्षण प्राप्त करते हैं। शिक्षा वहाँ हो रही है, उस विहार में बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे कमरे हैं, टीचर है, पढ़ाई होती, सब कुछ होता है। लेकिन परीक्षा उनको दूसरी जगह देना पड़ता है, दूसरे स्कूल की ओर से परीक्षा देना होता है। पढ़ाई यहाँ होती है और फिर जब परीक्षा होती है तो किसी और स्कूल की तरफ से उनको, किसी और विद्यालय की तरफ से परीक्षा देना होता है। तो ये बहुत ही दुर्दशा वाली बात है कि विहारों को भी शिक्षा तंत्र से जोड़ने की बहुत ही
मतलब बहुत ही जरूरी आवश्यकता है, बहुत जरूरत है इस बात की। और ये प्रयास किया जाना चाहिए विशेषतः विहारों को, भारत के जितने भी विहार है या जितने भी अ, शिक्षण संस्थाएं हैं, विद्यालय है, महाविद्यालय है या एनजीओस है जो कि पाली और सद्धम्म से जुड़े हुए हैं, उनको प्रयास करना चाहिए कि पूरे भारत में एक एफिलिएशन का एक सिस्टम खड़ा होना चाहिए। मान्यता प्रदान करने की वाली एक कोई संस्था अखिल भारत स्तर पर इस समय तो नहीं है, तो कम से कम एक संस्था हो। अगर बाद में ज्यादा संस्थाएं होगी या हर राज्य में होगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस समय कम से कम एक संस्था ऐसी हो जो कि केंद्रीय पाली संस्थान के स्वरूप वाली हो, जो दिल्ली में हो या किसी एक जगह हो, जो कि भारत के जितने भी बुद्ध विहार है हर जगह पर वो एफिलिएशन दे सके, वहां पर भंते जी पढ़ सके। तो इस तरह का काम करने की बहुत आवश्यकता है। और आपको यह विदित भी कराना चाहते हैं कि जो एनईपी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय स्तर पर एक पाली संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये पॉलिसी में है, तो ये काम जो है शक्य है, ये संभव है, ये किया जा सकता है। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि है उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहिए। ये पूरे के पूरे पाली समाज की, पाली परंपरा की, बौद्ध समाज की एक बहुत ही कमी है कि हम लोग अपनी समस्याओं को उचित स्तर पर लेकर रखते ही नहीं है। और यदि हम दूसरों को दोष देते हैं तो ये उनका दोष नहीं है, हमारा भी उतना ही दोष है। हम भी उतने ही दोषी है। हमें जो है प्रॉपर चैनल, प्रॉपर जगह पर सही तरीके से अपनी बात रखना आना चाहिए। तो क्योंकि पॉलिसी में ये बात है, इसलिए केंद्रीय पाली संस्थान की स्थापना होना चाहिए। और इससे ये होगा कि पूरे देश भर के विहार शिक्षा से जुड़ जाएंगे। जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं वो जो है एफिलिएशन यदि हो जाएगा तो शिक्षण से जुड़ जाएगी। जो स्कूल है, कॉलेजेस है, एनजीओ है, संस्थाएं है, वो सभी जुड़ जाएगी तो बहुत सारे लोगों को इसका लाभ होगा। और रोजगार की दृष्टि से भी ये बहुत लाभ होगा। और जो लोग जगह जगह पर 6 महीने का, 1 साल का पाली शिक्षण का जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो भी एफिलिएशन होने से मान्यता प्राप्त हो जाएगी। तो आपको कहीं भी एडमिशन लेना है, कहीं नौकरी में सहायता मिलनी है, तो वो सारी सुविधाएं आपको मिल सकती है। तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ सभी से, समाज ही ये काम कर सकता है। आप लोगों को ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि सारे काम सरकारें करती है। सरकारें भी कुछ काम करती है, विश्वविद्यालय भी कुछ काम करते हैं, विहार भी कुछ काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका किसी की है, वो समाज है। समाज को ही आगे आना होता है, समाज को ही मांग रखना पड़ता है, समाज को ही चिंतन करना पड़ता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है। तो जब हम देखते हैं भारत में बहुत सारे संस्कृत विश्वविद्यालय है, बहुत सारे विभिन्न भाषाओं की एकेडमीज है, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी के संस्थान है, सिंधी भाषा का तक एकेडमी है, पंजाबी के लिए है, भिन्न भिन्न भाषाओं के लिए एकेडमीज है, संस्थाएं है। तो पाली के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? पाली के लिए भी होना चाहिए। और विपස්සना, ध्यान साधना और सुप्त संगायन का भी एक अच्छा मॉडल, अच्छा तंत्र विकसित हो सके, इसके लिए भी हमें काम करने की आवश्यकता है। मैं पहले भी कह कर आया हूँ, अब मुझे और आगे उसमें ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन पाली का हमारे दैनिक जीवन में सीधा सीधा उपयोग है, महत्व है। हमारे धम्म से, हमारी आस्था से, हमारे संस्कारों से यह सीधा जुड़ा हुआ विषय है। पाली भाषा को भले ही हम न बोलते हो, पाली भाषा को भले ही हम न समझते हो, लेकिन पाली भाषा का हमारे जीवन में अटूट संबंध है। पाली भाषा हमारे संस्कारों की भाषा है, हमारे जीवन की भाषा है। हम यदि जीते हैं तो इस भाषा के माध्यम से हमारे संस्कार होते हैं, मर भी जाते हैं तब भी हमारे संस्कार इसी भाषा के माध्यम होते हैं, इसी भाषा के माध्यम से होते हैं। हमारे घरों में परित्त पाठ या धम्मपद का संगायन मांगलिक अवसरों पर इसी भाषा में होता है।
इसलिए हमें ये आवश्यकता है कि बौद्ध जीवन में पाली को प्राथमिक शिक्षा से ही जोड़ा जाना चाहिए। कक्षा 1 से ही पाली पढ़ी पढ़ाई जानी चाहिए, और ये संभव नहीं है तो कम से कम कक्षा 6 से तो पाली को अवश्य ही पढ़ाना चाहिए। और सभी बंधुओं से हम ये कहेंगे भी कि आने वाली जनगणना में इसी आधार पर पाली भाषा को अपनी भाषा आप बताइए। भले ही प्राथमिक भाषा आपकी पाली न हो, लेकिन द्वितीयक भाषा तो ये जरूर ही लिखाई जा सकती है। अब हम थोड़ी सांस्थानिक दृष्टि से भी विचार करें, क्योंकि बहुत बड़ा ये जो हमारे आदरणीय आचार्य जी ने मेरे लिए ये विषय उपकल्पित किया, बहुत ही विस्तार वाला है। और हम ये समझते कि एक एक स्लाइड पर भी एक एक घंटे तक चर्चा हम कर सकते हैं। खैर, आज हम देखते हैं कि भारत में लगभग 1100 विश्वविद्यालय है, और पूरे देश में कॉलेजेस की गिनती की जाए तो लगभग 45,000 कॉलेजेस है। और स्कूल्स की बात करें, विद्यालयों की बात करें तो 15 लाख के लगभग जो है विद्यालय हमारे देश में है। और स्कूली शिक्षा से संबद्ध जो बोर्ड है वो 70 से भी ज्यादा बोर्ड हमारे देश में है। लेकिन देखिए दुर्भाग्य, एक बोर्ड में भी पाली कक्षा 6 से नहीं पढ़ाई जाती है। और संस्कृत के यदि विश्वविद्यालय की बात करें तो हमारे देश में लगभग 20 संस्कृत के विश्वविद्यालय है, पाली का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। और विभागों की बात करें तो पूरे देश में 1100 विश्वविद्यालय है, लेकिन विभाग, पाली विभाग या बौद्ध अध्ययन विभाग या बौद्ध दर्शन विभाग, ये सब प्रकार के विभाग जो पाली अध्ययन से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, ये सब बात करेंगे तो 8-10 से ज्यादा नहीं। तो ये इस तरह की स्थिति है। 1100 विश्वविद्यालय कहाँ है? जगह जगह इसके डिपार्टमेंट होना चाहिए था, चेयर्स होना चाहिए था, शोध संस्थानें होनी चाहिए थी, लेकिन उस तरह की स्थिति नहीं है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। संभव है तो केंद्र सरकार को या राज्य सरकारों को पाली की अकादमियां बनानी चाहिए, पाली की परिषदें बनानी चाहिए, निगमें बनानी चाहिए, बोर्डों की स्थापना करना चाहिए। तो ये सब दृष्टि से यदि विचार करेंगे तो पाली का भविष्य उज्जवल हो सकता है। सद्धम्म का प्रचार प्रसार होगा। जैसे गुरुजी ने पहले ही बताया था कि यदि बौद्ध धर्म का विकास होता है, पाली का संवर्धन होता है, तो इससे शांति बढ़ेगी, मैत्री बढ़ेगी, करुणा बढ़ेगी, बंधुत्व बढ़ेगा, सद्भावना बढ़ेगी, आपसी मेलजोल बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। और यही काम भी करना है हमें। जो भी पाली भाषा पढ़ता है या सद्धम्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसे हमेशा शांति ही फैलानी चाहिए समाज में, मैत्री के ही बीज बोने हैं, करुणा और प्रेम की ही के ही पौधों को सिंचित करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं कि सरकारें भी इस दिशा में काम करे, विश्वविद्यालय भी काम करे, समाज भी काम करे। आज हम देखते हैं कि नियमित शिक्षण की दृष्टि से पाली का एक कोई ना कोई एक अच्छा स्वरूप है, लेकिन दूरस्थ शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं कि पूरे भारत में, कल एक उपासिका जी ने कल प्रश्न भी किया था हमारे आदरणीय आचार्य जी, कुलपति जी, प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह जी के समक्ष कि दूरस्थ शिक्षा से कैसे पाली की पढ़ाई की जा सकती है। कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि इतने सारे विश्वविद्यालय, उसमें भी विशेष दूरस्थ शिक्षा के विश्वविद्यालय भी है, लेकिन कहीं भी बीए या एमए करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है इतने बड़े देश में। बहुत ही दुखद स्थिति है पाली की दृष्टि से। यदि पत्राचार पाठ्यक्रमों की भी बात करते हैं तो इसमें कोई बहुत उल्लेखनीय कोई ऐसा काम हमें दिखाई नहीं देता है। अनौपचारिक पाली शिक्षण की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। हम देखते हैं कि लोग अपने अपने स्तर पर 10 लोगों को, 20 लोगों को, बहुत, क्योंकि मैं इस विषय से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो वो चीजें हैं, लेकिन ये एक सांस्थानिक स्वरूप में अनौपचारिक शिक्षण का एक क्रम जो बनना चाहिए था,
वो नहीं बना है। और MOOCs के ऊपर भी हमें पाठ्यक्रमों की निर्माण की आवश्यकता है। तो दूरस्थ शिक्षा से MA पाली या विपස්සना पर आधारित जो है PG कोर्स का कुछ यदि आरंभ हो सकता है, या बुद्धिस्ट कल्चर के ऊपर इस तरह के कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं, तो उस पर भी हमें प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसे भी पाठ्यक्रम पाली में बनाए जा सकते हैं जो कि व्यवहारिक पाली ग्रामर, अप्लाइड पाली ग्रामर पे आश्रित हो, या रचनात्मक लेखन जो पुराना साहित्य लिखा गया, कि जैसे मान लीजिए कि जातक अट्ट कथाएं है, तो जातक अट्ट कथा में एक लंबी सी कहानी है, तो ऐसा कुछ हो कि उसको नए तरीके से लिखा जाए, मूल सार वही रहे लेकिन कम शब्दों में, कम प्रयास से लोग पढ़ सके, पाठकों तक जा सके, उसके लिए भी कोई रचनात्मक लेखन का, क्रिएटिव राइटिंग्स इन पाली लिटरेचर, इस तरह का कोई पाठ्यक्रम बने ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह के काम कर सके। ऐसी भी कोई जो है संकल्पना हमें करना चाहिए, ताकि लोग पाली साहित्य को आश्रित करके कहानी भी लिख सके, लघु कथा भी लिख सके, कविता भी लिख सके, काव्य लिख सके, कोई अनुष्टुप छंद में, त्रिष्टुप छंद में या अन्य अन्य छंदों में रचनाएं कर सके, या कोई धारावाहिक लिखे जा सके, मूवीज लिखी जा सके, या एनिमेशन की मूवीज बन सके। तो ये बहुत सारी इसमें संभावनाएं हैं पाली लेखन की दृष्टि से, रचनात्मक लेखन की दृष्टि से। तो उस दृष्टि से भी विश्वविद्यालयों को विचार करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा अपनी बात को जल्दी खत्म करने की। इसी तरह से अन्य अन्य और भी बात है, ये जो अभी हमने कहा था कि पाली बेस्ड एनिमेशन के ऊपर जो है पाठ्यक्रमों के निर्माण की आवश्यकता है, और अभी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की दृष्टि से तो पाठ्यक्रमों का निर्माण नितांत आवश्यक है। पाली मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी की दृष्टि से तो उसकी नितांत आवश्यकता है, उस पर जरूर काम करना चाहिए। इसी तरह से बुद्धिस्ट टूरिज्म के ऊपर, या जो अशोकन शिला जो इंस्क्रिप्शंस है उसके ग्रामर के ऊपर भी कुछ काम करने की आवश्यकता है। तो ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण हम कर सकते हैं कि व्याकरण पर, भाषा पर, साहित्य पर, इतिहास पे, संस्कृति पे, या पत्रकारिता की दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से, तो भिन्न भिन्न दृष्टि से बहुत बड़ा स्कोप है। पाली पर यदि विचार करेंगे तो पाली में काम करने का बहुत बड़ा स्कोप आज हमारे सामने दिखाई देता है। आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, बहुत ही बड़े बड़े आचार्यों के चित्र है। D.D. कोसाम्बी जी, रीस डेविड्स, आशुतोष मुखर्जी, प्रोफेसर सतीश चंद्र विद्याभूषण, डॉक्टर बेनी माधव बरुआ, ये जो है आइकन है हमारे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी, भिक्षु जगदीश काश्यप जी, भदंतान कौशल्यायन जी, भिक्षु धम्मरक्षित जी, तो ये सभी धम्म नायकों के ऊपर हमें प्रयास करना चाहिए कि पाली के जितने भी इस तरह के बड़े बड़े आचार्य हुए उनके ऊपर मोनोग्राफ का काम होना चाहिए, मोनोग्राफ लिखे जाने चाहिए। जब हम साहित्य एकेडमी में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि बहुत सारे पुराने आचार्यों के ऊपर पुस्तकें लिखी गई है। बहुत सारे जो आधुनिक लेखक है, कवि है, उनके ऊपर भी मोनोग्राफ वहां पर छपे हैं। तो क्यों न ऐसा हो कि जो पाली परंपरा में बड़े बड़े आचार्य हुए, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था भिक्षु त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्मरक्षित जी के जीवन पर पिछले कुछ समय तक भी जो है अच्छा कोई लिटरेचर नहीं मिल रहा था। डॉक्टर ज्ञानादित्य शाक्य जी ने एक बहुत सुंदर पुस्तक का लेखन किया। उसके बाद हमने भी एक काव्य में छोटी सी पुस्तक कुछ पाली में रची। इसी तरह से जो अन्य अन्य आचार्य हैं पाली के, उनके जीवन पर भी एक इस तरह का काम होना चाहिए। और हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के जो समकालिक जो उनके अग्रश्रावक है, उन पर भी ऐसी किताबें होना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध का जीवन हमें प्रेरणा देता है, हमें श्रद्धा उत्पाद करता है, लेकिन साथ साथ हमें महाकश्यप जी के बारे में भी जानने की आवश्यकता है। सारिपुत्र जी के जीवन के विषय में भी
हमें ज्ञान होना चाहिए। और मुगलान और इतने जितने भी जो अग्ग साहुक हुए हैं, 80 अग्ग साहुकों की सूची हमें मिलती है अंगुत्तर निकाय में। उनके ऊपर काम होने की आवश्यकता है। मोनोग्राफ, छोटी छोटी पुस्तिकाएं, 100-150 पेज की पुस्तकें जो है लिखी जाए, वो बहुत आवश्यक है। इस तरह से जो अट्ठकथा परंपरा के आचार्य है, या जिन्होंने टीकाएं रची है, उपटीकाएं रची है, व्याख्याएं रची है, तो ये जो जितना भी इस तरह का साहित्य है, उन पर भी ग्रंथ जो है रचे जाने चाहिए। आधुनिक काल के बहुत सारे आचार्य हैं। मैं कुछ नाम लेकर केवल जो है आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। महामहोपाध्याय सतीश चंद्र विद्याभूषण, भदंत बोधानंद महाथेरो, भिक्षु संघ रक्षित, डॉक्टर विमला चरण लाहा, डॉक्टर भदंत सद्दातिस्स, आचार्य चंद्रिका सिंह उपासक, पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य, शरद चंद्र दास, पीएल नरसू, प्रोफेसर भरत सिंह उपाध्याय, आचार्य जगन्नाथ उपाध्याय, प्रोफेसर महेश तिवारी, प्रोफेसर पीवी बापट। एक ऐसी लंबी एक हमारे पास सूची है जिनके ऊपर इस तरह के मोनोग्राफ लेखन का काम होना चाहिए। और इस काम को जो है एक योजनाबद्ध ढंग से हो या अपने अपने तरीके से इस काम को जरूर हमें लगाना चाहिए। और इस समय की भी जो समसामयिक जो गतिविधियां चल रही है, उनका भी डॉक्यूमेंटेशन हमें करना चाहिए कि क्या चल रहा है। आज के 50 साल बाद, 100 साल बाद क्या परिस्थिति रहेगी, तो आज का इतिहास यदि हम नहीं लिखेंगे तो कल कहाँ ये सब संरक्षित रहेगा। तो इस दृष्टि से भी हमें विचार करना चाहिए। हमें ये भी विचार करना चाहिए कि पाली या बुद्धिस्ट स्टडीज या बौद्ध अध्ययन से संबंधित जो चीजें हैं, वो कहाँ कहाँ पर उसमें काम हो रहा है, तो उसका भी डेटा जो है संकलित होना चाहिए। और किस विश्वविद्यालय, किस डिपार्टमेंट में कौन प्रोफेसर है, कौन पढ़ा रहे हैं, उनका नाम, उनका ईमेल, मोबाइल नंबर, उनकी योग्यता और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका भी संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त डेटा जो है किसी ऐसे विश्वविद्यालय के पास होना चाहिए जो पाली के क्षेत्र में काम कर रहा है। भारत में अभी हम देखते हैं कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में बहुत सारे पाली के शिक्षक है, उनका डेटा कहीं हमें दिखाई नहीं देता है, मिलता नहीं है। तो हमें ऐसी रिपोजिटरी भी बनाना चाहिए जहां पर इनके बारे में जो है विस्तृत जानकारी हमें हो सके। तो ये इसी तरह से धीरे धीरे ये विषय भी जो है विस्तार को प्राप्त होगा। एक महत्वपूर्ण बात है बाल साहित्य। बाल साहित्य के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी पीछे मैंने कहा ही था कि प्राथमिक शिक्षा से ये होना चाहिए। और हमारे कुछ जागरूक उपासक जो हमारे परिचित भी है, वे भारत के विभिन्न बोर्ड में पत्राचार इत्यादि के द्वारा प्रयास कर रहे हैं कि पाली कक्षा 6 से लागू हो। तो कैसे हम जो है नया बाल साहित्य पाली में रच सकते हैं और विद्या के क्षेत्र में एक नया काम किया जा सकता है, इस दृष्टि से भी विचार करने की आवश्यकता है। पत्रकारिता की दृष्टि से हमने बात तो की, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि पाली या बुद्धिज्म से रिलेटेड जो जर्नलिज्म है उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। यदि भारत सरकार या राज्य सरकारें ये पत्रकारिता को, जर्नलिज्म को यदि प्रमोट करना चाहती है, कुछ अनुदान वो अपने तरफ से देंगे, कुछ फंड जो है स्टेबल करेंगे, तो ये परंपरा आगे बढ़ सकती है। क्योंकि पत्रकारिता बहुत ही जर्नल्स निकालना, पत्रिकाएं निकालना, न्यूज़पेपर निकालना बहुत ही खर्चीला काम होता है और ये करना कठिन होता है। इसलिए सरकारों को भी इस दृष्टि से प्रयास करना चाहिए। लोगों को भी जो पाली से संबंधित लोग हैं, जरूरी नहीं कि पाली भाषा में लिखे, पाली के विषय में भी लिखा जा सकता है कि आज समाज में, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उसको भी प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। तो ये बहुत बहुआयामी विषय है। तो पत्रकारिता की दृष्टि से भी हमें काम करना चाहिए। अनुवाद अध्ययन की बात मैं अभी पीछे किया ही, तो ट्रांसलेशन की दृष्टि से भी हमें क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि
अनुवाद के ऊपर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं प्रचर्चाएं चलती रहती परिचर्चाएं चलती रहती है। तो अनुवाद पाली की दृष्टि से बौद्ध अध्ययन की बुद्धिज्म की दृष्टि से अनुवाद अध्ययन पर भी विमर्श करने की आवश्यकता है। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वो है पाली साहित्य का बृहद इतिहास। हम देखते हैं कि आचार्य भरत सिंह उपाध्याय जी ने पाली साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन वो इतिहास भी आज से कम 70, 80, 90 साल पुराना हो गया है और बहुत सारी बातें या तो बदल गई या फिर उसमें बहुत सारी बातें जोड़ी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा ये आप देख सकते हैं, एक संस्कृत वाङ्मय का बृहद इतिहास नाम की एक किताब लिखी जो है पूरा कई संस्करणों में इतिहास लिखा गया है। हम ये विचार रखते हैं कि पाली में भी ऐसा बहुत सारे खंडों में, चाहे विनय पिटक की दृष्टि से हो, सुत्त पिटक की, एक तो समग्र एक इतिहास रहे, उसके बाद विनय की दृष्टि से, सुत्त की दृष्टि से, अभिधम्म की दृष्टि से, अनुपिटक की दृष्टि से, वंश की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, वैसज्य विद्या की दृष्टि से, विधि के दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, प्रबंधन की दृष्टि से, प्रतिपत्ति विद्या की दृष्टि से, भिन्न भिन्न दृष्टियों से भी जो है वो इतिहास लेखन की महती आवश्यकता है। ये भी जरूरत है कि हिंदी भाषा में श्रीलंका में पाली से संबंधित इतिहास किस तरह का था, बर्मा म्यांमार में बर्मा देश में किस तरह का था, थाई देश में किस तरह का इतिहास रहा, तो ये सब का लेखा जोखा भी यदि हमारे पास उपलब्ध होगा तो जो है पाली अध्ययन की दृष्टि से बहुत ये संपन्न ये विषय हो सकता है और इसको पाठ्यक्रमों में लगाकर या रिसर्च की दृष्टि से भी इसको उपयोग कर सकते हैं। इस दृष्टि से भी काम करने की आवश्यकता है। लिपि शिक्षण की दृष्टि से काम करने की आवश्यकता तो है ही है, क्योंकि बहुत सारी हजारों लाखों पांडुलिपियां है, इसलिए हमको न केवल ब्राह्मी या धम्म लिपि सीखने की आवश्यकता है, बल्कि सेहली, बर्मी, कंबोडियन, थाई, वियतनामी इत्यादि इत्यादि लिपियों का शिक्षण भी भारतीयों को प्राप्त करना चाहिए और संभव हो तो पाली पांडुलिपियां प्राप्त करके, संकलन करके, उनका लिप्यंतरण संपादन करके प्रकाशन करने की आवश्यकता है। ये भले ही 1 साल 2 साल में न हो, लेकिन एक दीर्घकालीन योजना के रूप में इसे जरूर रखा जाना चाहिए। तो पांडुलिपि संपादन एक बहुत ही ज्वलंत विषय है पाली के भविष्य की दृष्टि से, तो इस पर काम करने की आवश्यकता है। मेरा जो है विषय तो बहुत विस्तृत था और बोलना भी है, लेकिन अब नहीं बोलेंगे, बस 2-3 सूचनाएं आपके सामने रख देते हैं। एक सूचना ये है कि स्वयं पोर्टल पर मुक्स के कुछ कोर्स अभी चल रहे, फ्री कोर्स, तो यदि पाली की बहुत सारी चर्चाएं करे और कोई पाली पढ़े ही नहीं तो कोई उसका जो है औचित्य नहीं है ऐसी चर्चा का। इसलिए इस समय आप देखिए कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन बुद्धिज्म इसका एक कोर्स चल रहा है, प्रोफेसर KTS सराव जी इसको संचालित कर रहे हैं। बुद्धिस्ट फिलॉसफी पर प्रोफेसर प्रदीप गोखले सर का पाठ्यक्रम चल रहा है। इसी तरह से अभिधम्म के ऊपर आचार्य प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी पाठ्यक्रम चला रहे हैं। इसी तरह से बुद्धिस्ट टूरिज्म के ऊपर भी पाठ्यक्रम चल रहे हैं। आप इन पाठ्यक्रमों में जरूर प्रतिभाग ग्रहण करें, ये मैं सबसे अनुरोध करता हूँ। एक दूसरी बात, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से पाली और प्राकृत में भी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। यदि हम लोग सामाजिक लोग ही इसमें सब कुछ ऑनलाइन है, घर बैठकर पढ़ना है, तो बहुत ही ये सुविधा वाला काम है, इसमें हमको जरूर भाग लेना चाहिए। इसी तरह से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में मुक्त स्वाध्याय पीठ के माध्यम से पाली और प्राकृत के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। दिल्ली के भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट से भी कुछ पाठ्यक्रम प्राकृत भाषा में चलाए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है कुछ जो अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए अध्ययन की उपलब्ध है, कम से कम उसका लाभ हमें जरूर लेना चाहिए। और आज काफी समय मैंने लिया
इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि पाली भाषा के विकास के लिए, उसके संवर्धन के लिए सभी को एकजुट होकर एक टीम की तरह काम करना है। कई छोटे मोटे मतभेद हो भी जाते हैं, लेकिन उन मतभेदों को दूर रखकर पाली भाषा के विकास के लिए हम सभी को काम करना चाहिए। पाली के काम करने के लिए बहुत सारे आयाम हैं और उनको आपने देखा भी है। तो अंत में मैं सभी को साधुवाद देकर जो देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत ही शांत भाव से धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना। मेरी बातें बहुत व्यवस्थित नहीं थी, कहीं कहीं की बातें मैंने अपने तरीके से रखी, फिर भी मैं समझता हूँ कि यह जो परिषद है, यह जो सभा है, बहुत ही विद्वत सभा है, विद्वानों की सभा है, विद्वानों से अलंकृत है। तो हमने छोटा कहा, कम कहा, उसको आप ज्यादा समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय।